वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है भाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पढ़ेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि आप लोगों को मतलब उसमें से ये मान लो कि आपका जितना भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 4 में से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके 4 से 5 नंबर तो डायरेक्टली इसमें से आ जाएंगे और इतना ईजी टॉपिक है यार, इतना ईजी टॉपिक है। बस आपसे क्या पूछेगा कि ये किसके हेडिंग में आता है, ये किसके हेडिंग में आता है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में एक एक चीज़ आपको समझा भी दूंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है और कैसे कैसे होती है। आपको करना है क्या है, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ में जुड़े रहना है फ्री बैच देखने के लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। आप लोगों को इंग्लिश और अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हमारी इंग्लिश की अकाउंट्स की क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे अपना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स या फिर ऑडिटिंग। क्या स्टार्ट करें मुझे आप बता देना नीचे कमेंट में, तो हम लोग वही चीज़ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल अपनी शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM पे क्या होगी, लाइव क्लास होगी, जिसमें हम क्या करवाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, PVQs होंगे, तो आपको देखनी है और उस क्वेश्चंस को अच्छे से आके जवाब देना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, विदाउट सब्सक्राइब करे वीडियोस देखना तो बहुत वो होगा। हाँ, ठीक है। तो जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चंस दिए थे ट्रू एंड फॉल्स के, तो बच्चों ने आंसर नहीं दिए। ये बच्चों ने आंसर नहीं दी क्योंकि कल रात को डाली थी यार। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कल रात को डाली थी और अभी फेस्टिव सीजन भी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले था हमारा स्टेट द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले था लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन एक्शन फॉर इंफ्रिजमेंट ऑफ इट्स ट्रेडमार्क इन इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने कल की क्लास को सही से देखा होगा तो मैंने ये चीज़ आपको उसमें एग्जांपल दिया था। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ना कुछ 15, जिसमें 10-11 एग्जांपल्स थे कि ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अगर कोई भी चीज़ का लीगल एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब लीगल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, ये हमारा पूंजीगत व्यय में नहीं जाता, ये हमारा किस में जाता है, ये हमारा राजस्व में जाता है, ये हमारा किस में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो था ये हमारा फॉल्स था। फिर हमारा क्या आता है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज रीजनेबली लार्ज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी व्यय जो काफी बड़ा है, क्या वो पूंजीगत व्यय है? हम किस तरीके से डिफाइन करें कि रीजनेबली लार्ज है, रीजनेबली स्मॉल है? हाँ, जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए जो रीजनेबली लार्ज है वो हर किसी के लिए रीजनेबली लार्ज हो। मतलब कि मानो कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आप इसमें अपना रॉ मटेरियल ही 20 करोड़ रुपए का खरीदते हैं। ठीक है, तो 20 करोड़ रुपए का खरीदता है, अभी रीजनेबली लार्ज होगा किसके लिए? कोई भी स्मॉल फर्म है जो कि अपना मटेरियल कितना 20,000 रुपए का खरीदती है। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। और इसका ये भी मतलब नहीं कि इसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो आपका रॉ मटेरियल है ना। चाहे आप इसको 20 करोड़ का खरीदो चाहे 100 करोड़ का खरीदो, तो रीजनेबली अगर लार्ज लिख के लिखता है और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है तो ये चीज फॉल्स हो जाती है। अगर यहाँ पे क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखता और रीजनेबली स्मॉल लिख देता, तो भी मैं कहता हूँ कि हाँ, उस वाले केस में ट्रू हो सकता था अगर रीजनेबली स्मॉल होता तो। क्योंकि देखो, स्मॉल में आपको कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, है ना। बड़ा चीज चाहिए तो बड़ा ही एक्सपेंडिचर होगा। बट ये क्वेश्चन ऐसा आता नहीं, अगर आता तो ये फॉल्स होता, क्योंकि ये चीज मतलब फुली डिफाइन नहीं है। ठीक है, फुली डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज मैं आपको कल भी पढ़ाई थी और ये पॉइंट मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि इस चीज को याद कर लो, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसको कई बार क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा देते हैं, जबकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। वो होता तो हमारे किसके ऊपर, फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर किया गया है, किसके लिए? उसकी वर्किंग कंडीशन को अच्छा रखने के लिए, मानो कि उसकी सर्विसिंग वगैरह करवा दी। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। फिर हमारा क्या आता है, हैवी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। ये चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जितना ही हमारा एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर है, ये कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, ये हमारा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। किस में जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो इसका भी क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। तो जितने भी चारों के चारों थे, चारों के चारों क्या थे, फॉल्स थे, इसमें ट्रू एक भी नहीं था। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि इनमें से ट्रू और फॉल्स बताओ, कि इनमें से ट्रू कौन सा होगा और फॉल्स कौन सा होगा। ठीक है, एग्जाम में आया था मतलब क्वेश्चन।
अब आता है हमारा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको कॉक्स निकालने के लिए बोला गया था, इजी था। कॉक्स का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले क्या होता था भैया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो कि हमको गिवन है। ठीक है, फिर हमारे को क्या था, परचेजेस। अगर देखो इसमें परचेजेस रिटर्न होता तो इसको माइनस कर देते, क्योंकि हम लोग नेट परचेज रिटर्न, नेट परचेजेस लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमको सिर्फ परचेजेस दिया हुआ, रिटर्न नहीं दिया हुआ, तो उसको हटा, उसको माइनस नहीं करेंगे। फिर हमारा क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन से वाले होते हैं, जो मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली खर्चे हुए होते हैं। जैसे कैरेज ऑन परचेजेस, मतलब आपने परचेज किया और उसको अंदर लेके आया, तो कैरेज इनवर्ड सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये आएगा। और वेजेस 6,600 रुपये। ठीक है, फिर माइनस क्या था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो सब कुछ ही गिवन है। बस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको उठा के पुट कर देना था। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना देखो, 10,000 प्लस परचेजेस कितना हमारा, 80,000। ठीक है, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे दो हैं, ये दोनों, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, 8,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा, 8,000। ठीक है, करेंगे कैसे कि पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर नहीं, इसमें से इसका डिफरेंस निकालो, कितना बचा, 600, वो भी प्लस का। और ये कितना हमारा, 90,000। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 90,600। ठीक है, वो पूरा पूरा वाला बच्चों वाला मैथ्स नहीं करने की कि मतलब इतने पूरे को ऐड कर दिया, फिर इसमें से उठा के इसको माइनस किया, नीचे लेके, ऐसे नहीं करना, सीधा सीधा करो। टाइम कम है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। टाइम टाइम जो है वो बहुत ही कम है, क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करने होते हैं। और मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बार, ऐसा है ना कि अगर आपके उसमें टाइम बच जाए तो आप फिर आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन आके देख लो, तो उस चीज़ में आपको फ़ायदा ज़्यादा है। फिर ये वाला मेरा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट जीपी और ग्रॉस लॉस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस में से आपको कुछ भी निकालना था। एंड आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। तो भैया जब जीपी निकालने के लिए जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स तो निकलेगा ही निकलेगा। तो जीपी का अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का अगर मैं ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट का अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हो जाता है। सेल्स को हम लोग कई बार रिवेन्यू भी लिख देते हैं अपना। ठीक है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना, सेल्स माइनस कॉक्स होता है। अब सबसे पहले तो हमको सेल्स चाहिए। फॉर्मूले में देखो सेल्स क्या है, सेल्स हमको गिवन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि सेल्स हमको गिवन थी। अब हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स नहीं दे रखी, इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स का फॉर्मूला अभी भी ऊपर बताया है। परचेजेस हो गया हमारा, कितना है, 80,000 रुपये ही। ठीक है, लेकिन इसमें देखो परचेजेस रिटर्न्स भी है ना, तो माइनस कर देंगे कितना, 2,400। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा अब हमारा परचेजेस के बाद में, फिर हमारा हो जाएगा अब इसमें, अच्छा पहले ओपनिंग स्टॉक है, हाँ ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। ठीक है, पहले ओपनिंग स्टॉक भी करना था, कोई बात नहीं, इसको बाद में कर देंगे, 27,600। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस। फिर क्या था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो क्या क्या होगा, इसमें ऑक्ट्राई वॉक्ट्राई जो कुछ भी होगा ना, वो सारा का सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। कैसे, ये हो गया कैरेज ऑन परचेजेस हो गया। ठीक है, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया और ऑक्ट्राई हो गया। अब दो ही चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें वो नहीं दे रखा था कि वेजेस वगैरह, तो वेजेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग कर देंगे कितना अपना 6,100। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब देखो क्या क्या चीज़ें हो गई इसमें से, परचेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ट्स हो गया, परचेजेस रिटर्न्स हो गया। ठीक है, परचेज ये भी हो गया। अब हमारा क्या बचा, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। अब हमारा बचा क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस क्या कर देंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, 32,400। ठीक है, अब ये इस तरीके से करना है। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, हाँ 80,000 में से किसको, 2,400 को, तो कितना बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास में बचता है, इसमें से 400 गया तो 600। ठीक है, और जब यहाँ पे कितना बचेगा, 400 में से 79, तो इसमें से गया 2, तो ये बचा हमारे 77। ठीक है, प्लस 27,600 प्लस 6,100। ठीक है, माइनस 32,400। अब इसको हमको करना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारा अगर 600 प्लस 600 कितना, 1,200 हो जाएगा, तो 77 प्लस 27, ये हमारा रहेगा 1,04,000। ठीक है, 1,04,000 में फिर हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 1,200, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 1,200, तो ये हमारा 1,05,200। और प्लस यहाँ पे कितना था, 6,100। ठीक है, और फिर इसको हम लोग कितने से ऐड कर देंगे, 6,100 से, तो ये हमारा बनेगा 1,11,300, और माइनस कर देंगे 32,400 को, तो ये हमारा बचेगा 78,900। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स कितनी आ गई, 78,900। ठीक है, दिख रहा है नीचे वाला। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स आई है अभी। ठीक है, अभी हमारा जीपी या जीएल नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हमारी आ गई कितनी 78,900, ठीक है, यही आई थी। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट, लिख देंगे ऊपर 78,900 और इसको नीचे से हम मिटा देंगे ताकि यहाँ पे हम लोग क्या निकाल ले, अपने जीपी निकाल दे, जो कि हमसे मेनली क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना अपना ख्याल रखो। हाँ एग्ज़ाम भी आ रहा है और त्यौहार भी हैं, तो बीमार नहीं होना, और कहीं बीमार हो गए ना तो सारा का सारा आपकी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपना ख्याल रखो अच्छे से। हमारा आता है जीपी सेल्स माइनस कॉक्स आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। तो सेल्स हमको क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं। तो ये हमने 78,900 निकाल लिया, है ना। तो अब हमारा ये कितना बचता है, तो अब जो हमारा इसका आंसर जो आता है किसका, जीपी का, अब इसको जो हमने माइनस किया तो ये आता है हमारा 41,100, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, इसका जीपी निकल जाता है। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझा समझा के करता हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी क्वेश्चन आप 5 मिनट में इसको कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी लिखने की तो जरूरत नहीं है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स अलग से लिखना पड़े। आप उठाओ जल्दी जल्दी से प्लस माइनस करो और सारा का सारा क्या कर दो, निकाल के रख दो साइड पे, और फिर उसके बाद में उसको माइनस करके निकाल दो आंसर, ठीक है। चलो, तो आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो भी कोई बच्चा इसको पहली बार पढ़ता है उसको कभी समझ में नहीं आता। बट अब आप लोग बीकॉम ऑनर्स की, मतलब बीकॉम वगैरह किए हुए हो, एमकॉम भी किए हो, बहुत सारे बच्चे सीए भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आती होगी। बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ बच्चे भूल गए हैं कि जरूरत क्या है, की ज़रूरत क्या है। देखो आपका बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न के उससे कि इनडेफिनेट टाइम के लिए, कि मतलब वो हमेशा चलता जाएगा, ठीक है, कभी रुकेगा नहीं। लेकिन कभी रुकेगा नहीं तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारे यहाँ पे जो भी कुछ आता जाएगा हम इन्वेस्ट करते जाएंगे और हम किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दें। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि मतलब मानो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट अगर कर दिया, ठीक है, फिर आपने कहा ये मेरा तो बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, जितना फंड आता जाएगा मैं निकालता जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा बाकी का। तो क्या ये चीज़ आपको मतलब बिजनेस के लिए ये चीज़ फायदेमंद है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना चाहिए, जबकि आपको करना चाहिए कि समय समय पे, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे क्वार्टरली लेते हो या फिर हाफ ईयरली लेते हो या फिर आप उसको ईयरली मतलब कि पर एनम में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है। तो 3 तरीके से जनरली डिवाइड होता है, वैसे आप चाहो तो मंथली भी कर सकते हो, बाई मंथली भी कर सकते हो, वो फिर आपके ऊपर है। तो आप लोग क्या करते हो, आप अपने अकाउंट्स को डिवाइड करते हो, मतलब आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज वगैरह हुई, आपकी बुक्स बनी, लेजर में पोस्टिंग्स हुई, तो आप लोग क्या करते हो, उन सब अकाउंट्स को उठाते हो और उनकी पोस्टिंग करते हुए एक ऐसे अकाउंट में जहाँ से आप अपना प्रॉफिट निकाल सको। आप ये चीज़ देखो कि मेरा जो बिजनेस है क्या वो फायदेमंद है या वो घाटे में जा रहा है। अगर फायदेमंद है, ठीक है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है भैया। तो आपको इसके ऊपर और कितना ध्यान दूँ, किस वाले फील्ड में मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ को कम करूँ, और कहाँ पे मेरा खर्चा कम हो रहा है और वहाँ से मुझे रेवेन्यू ज़्यादा रहे उस चीज़ को बढ़ाऊँ, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि मेरा बिजनेस नेगेटिव में क्यों जा रहा है और कौन से ऐसे वाले फील्ड्स हैं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डूब रहा है, ठीक है, और मुझे कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है कि मेरा बिजनेस जो है वो फायदे में आ जाए। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपको बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, आपको बैंक से लोन चाहिए होता है। फिर आपको क्या करना होता है कि किसी को भी आपको मानो कि आपको जैसे अपने अगर शेयर होल्डर्स को मतलब अट्रैक्ट करना है कि आपको अपने जो है शेयर को मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट की जरूरत है कि भैया आप उनको अपने दिखाओगे तो कि हम इतने स्ट्रांग हैं और हम आपको इतना इतना प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है, आपको इतना इतना क्या होगा इस पर डिविडेंड पेमेंट करेंगे, हमको इतना इतना प्रॉफिट होता है, तभी तो कोई आपका शेयर खरीदेगा। हाँ, जैसे मैंने अभी किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा तो उसने मुझे पर शेयर पे 3 रुपये दिया, ठीक है, अगर मेरे पास में कितने 1000 शेयर्स है तो मुझे 3000 रुपये मिल गए उसमें से। तो मेरे को क्या, मेरे को लगेगा यार ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे इसमें इन्वेस्ट और भी ज़्यादा करना चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा, उसमें 1000 शेयर्स और खरीदूंगा। तो जब उसके 1000 शेयर्स और खरीदूंगा तो उस चीज़ की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, है ना, उसकी एक गुडविल बनेगी मार्केट में, और जब उसकी गुडविल बनेगी तो उसका जो शेयर की जो प्राइस होगा वो भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से अफेक्ट होगा, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद में जो सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है वो होती है क्या, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने अपने फायदे को देख लिया। भाई सरकार जो कि आपको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रही है, यहाँ पे मैनेजमेंट दे रही है, मतलब कि आपको पूरा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करके दे रही है, आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, आपको पानी दे रही है, बिजली दे रही है ना, कितना खर्चा करती है सरकार। आपको पब्लिक बसेस दे रही है, पब्लिक आपको ट्रांसपोर्ट दे रही है, और जिनके पास में घर नहीं उनको घर बना के दे रही है। तो गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ एक फ़ायदा बनता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है भैया आपसे टैक्स,
ठीक है, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही है नहीं निभा रही वो बात अलग है, बट गवर्नमेंट आपसे टैक्स चाहती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सके, निभा सके। ठीक है, वो आप उसको आपका डिफेंस चाहिए, है ना, डिफेंस के ऊपर खर्चा करना है, पुलिस दे रही है आपको, मतलब सिक्योरिटी दे रही है। ठीक है, और आपको कोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, आपको मतलब जस्टिस दिलवा रही है। फिर आपको क्या कर रही है, आपको रोड दे रही है ट्रैवल करने के लिए, आपको पानी दे रही है ना, वाटर सप्लाई दे रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, क्या कुछ नहीं दे रही है। अगर आपके पास में घर नहीं तो घर बना के दे रही है, अगर आपके पास में राशन नहीं है तो राशन दे रही है, सब कुछ तो दे ही रही है ना सरकार। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार आपसे एक छोटी सी चीज चाहती है और वो क्या होता है, हमारा टैक्स। ठीक है, तो सरकार एक मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी बनाती है कि भैया आप बिजनेस करो, आप पैसा कमाओ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, आप जितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो करो, पर हमें कुछ अमाउंट अपना टैक्स के रूप में दे दो। ठीक है, और वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो टैक्स होगा आपके प्रॉफिट या फिर आपका जितना भी इनकम होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो टैक्स हमारा प्रॉफिट या फिर आपकी इनकम के ऊपर कैलकुलेट होगा। हाँ, तो वो टैक्स इनकम हमारी किससे निकलेगी, वो भी हमारी बैलेंस शीट से निकलेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे रीजंस होते हैं बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे। तो ये चीज़ समझाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कई बार बच्चे कहते हैं इनकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत क्या है, तो भैया ज़रूरत तो है ही यार, हर एक चीज़ की कोई ना कोई ज़रूरत है, नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ आपकी भी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरतें हैं, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं। तो आते ही इन सब को हम लोग किसमें कहते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज wants to know the results of its activities on a particular period, which is generally 1 year, and what is its financial position on a particular date, which is at the end of this period. ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपके ऊपर समझाई कि हर एक बिजनेस चाहता है कि भैया उसका जो बिजनेस है वो ग्रो करे, और उसका बिजनेस नेगेटिव साइड में जा रहा है या फिर पॉजिटिव साइड में जा रहा है, उसे ये चीज़ देखने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए वो क्या क्रिएट करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करते हैं। कैसे, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब वो भी कुछ जो भी डिसाइड करते हैं बाई मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर फुल ईयरली। ठीक है, प्रत्येक व्यवसायिक उद्यम एक विशेष अवधि की अपनी गतिविधियों को परिणाम जानना चाहता है, जो आमतौर पर 1 वर्ष होता है, और इस अवधि के अंत में एक विशेष तिथि पर उसकी वित्तीय स्थिति क्या होती है यह जानने के लिए उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, विच इज जनरली 1 ईयर। ठीक है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, अपना 1 ईयर का कहते हैं, सबको पता है। दिस इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, दैट इज आवर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पोजीशन स्टेटमेंट क्या है, क्या कैश फ्लो है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट है, तो आप लोग बैलेंस शीट लगा के आओगे। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि इनकम स्टेटमेंट हमारी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट होता है, और जबकि हमारा पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट होती है। ठीक है, ये ईजी सी चीज़ है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब आता है सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जितना भी कुछ था मैंने आपको समझा दिया, अब और इस पर कुछ भी जाना मतलब माथा पच्ची मारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा भाई कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीज़ कहाँ पे होती है, वो चीज़ कहाँ पे होती है। तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारा पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं वो आते हैं, जबकि पी एंड एल अकाउंट जो होगा इसमें हमारे जितने भी इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू या फिर इनकम या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, तो बेटा डायरेक्ट वो होता है जिसमें हम लोग जनरली अपना डील कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा रेवेन्यू है, एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें हम लोग जनरली अपना क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। कैसे, हर किसी के लिए डायरेक्ट रेवेन्यू अपना अलग अलग हो सकता है। किस तरीके से, कि जैसे देखो, आपका बैंक है, ठीक है, बैंक के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बैंक के लिए क्या है, वो उसके लिए डायरेक्ट रेवेन्यू है, जबकि वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक एक्सपेंस है। ठीक है, वो आपके लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो और लोन क्या है, लोन आपके लिए लाइबिलिटी है, जबकि वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है। तो हर किसी के अपने अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज डिफाइन होते हैं। तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज अगर आ गई तो ये चीज हमारी डायरेक्ट रेवेन्यू है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। बस आपको ये देखने की जरूरत है कि किसमें हमारा उस, अगर हम उस बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखें तो किसमें हमको डायरेक्ट ये चीज लगेगी और किसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें मैं, अगर आप सोचो कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपको डायरेक्ट रेवेन्यू के मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता दूं और उसमें से बाहर कुछ नहीं आए, तो ऐसा नहीं है बेटे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव है।
ठीक है, आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि खुद ही दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये चीज़ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जिनसे हमको अपने बिजनेस का रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, और इनडायरेक्ट वो कि जिनसे हम कुछ भी मतलब कि जो हम चाहते नहीं है लेकिन तब भी हमको आ जाता है। कैसे कि जैसे देखो आपका यहाँ पे गोडाउन था, ठीक है, आप इसका कितना 70% ही यूज़ कर रहे हो। हम्म, आप इसको 70% ही यूज़ कर रहे हो, और इस साइड का जो है, इस साइड में भी एक गेट है, इस साइड में भी एक गेट है। तो आपने क्या किया, यहाँ से बीच में से एक ऐसे मतलब छोटा सा दीवार टाइप का लगा के और इतना भी रेंट पे अपना दे दिया। ठीक है, ये भी आप, इसको तो आप खुद ही यूज़ कर रहे हो अपना। तो मानो कि इसकी पूरे की वैल्यू 10,000 रुपये थी, हाँ, आपने इसको रेंट पे दे दिया, तो अब इससे कितना रेंट आपको 3,000 रुपये रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या डायरेक्ट इनकम है या फिर इनडायरेक्ट इनकम है? तो ये जो होगी आपकी, ये इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि ये आपके बिजनेस के कोर से नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप यहीं से इसी वाले गोडाउन से अपने माल को सेल परचेज करते हो और आपको सेल से इनकम होती है, तो वो चीज़ किसमें आएगी, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू या फिर डायरेक्ट इनकम में आएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इनकम स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हमारी दोनों की दोनों चीज़ें आ जाती है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू ascertain the results of the trading activities of the business enterprise. It shows whether the selling of goods purchased or manufactured has earned profit or incurred loss for the business unit. Cost of goods sales is subtracted from the net sales of the business of that accounting year. ठीक है, इन केस द टोटल सेल्स वैल्यू एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, द डिफरेंस इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तो अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया भी एक न्यूमेरिकल का। तो यही चीज कह रहा है घुमा फिरा के, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझा दी कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी से बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं। ठीक है, छोटी सी कहानी थी ऊपर वाली, अगर कहानी समझ में आ गई, ये आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, वेयर हाउस में हम लोग रेंट कब देंगे और रेंट कब लेंगे, तो ये चीज हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चले। तो देखो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो कि अभी ऊपर आपको बता ही दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्या होता है हमारे क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता है नेट सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स क्यों कहा गया, क्योंकि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर दिया जाता है। नेट परचेजेस का मतलब है कि परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स को कर दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि हमेशा हम लोग नेट में लेते हैं, मतलब कि जितने भी रिटर्न्स होंगे उनको माइनस और प्लस करेंगे। प्लस तो नहीं होगा, खैर माइनस ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो एक हमारा इस तरीके का ये होता है। ठीक है, ये हमारा एक ब्रॉड वो है जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक। और अब तो एक दूसरा वाला आ गया, तो वो भी मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा, वो एक पेज में आते भी नहीं है। खैर आता तो ये भी नहीं है। तो सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो ओपनिंग स्टॉक हुआ हमारा। हाँ, इस साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, अपने जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, और इस साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं, अपना जितने भी हमको फायदे हो रहे होते हैं, रेवेन्यूज वगैरह किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो देखो खर्चे क्या हमारे, जैसे परचेजेस आपने किया, पैसा गया। ठीक है, लेस परचेजेस रिटर्न, तो ये क्या होगा, हमारा नेट परचेज हो गया। फिर हमारे सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, क्या, कैरेज इनवर्ड्स, कि आपको अपने माल को अंदर लेके आने में पड़ा, फ्राइट पे किया, वेजेस पे किया, फ्यूल एंड पावर, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, हीटिंग एंड लाइटनिंग। ठीक है, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह किया, वर्क मैनेजर सैलरी। और फिर क्या आता है, अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट साइड पे रहता है, अगर लॉस होता है तो वो किस साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में यहाँ पे आ जाता है। और इस साइड में क्या आता है, हमारा नेट सेल्स आता है, मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि आप इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कैरेज इनवर्स देता है, और फ्राइट देता है, वेजेस देता है, ठीक है, फ्यूल एंड पावर्स देता है, तो आपको किसमें वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने लिखने हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम लोग किस पे चलते हैं, अपने नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होता है, जनरली बोला जाए तो उसके ट्रेडिंग अकाउंट से बड़ा होता है। ठीक है, होता सेम टू सेम वही है, बट इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सारे के साथ अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ग्रॉस लॉस आया अगर, ठीक है, तो अगर यहाँ से लॉस आया, यहाँ से अगर लॉस आया, ठीक है, तो वो किस साइड में, डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट आया, जैसे यहाँ पे जा रहा था, तो ये किस साइड में आ जाएगा, नीचे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर इसकी एंट्रीज करते हैं। अब ब्रॉड डाउन हो गया हमारा ग्रॉस लॉस। फिर सैलरीज, ठीक है, सैलरीज है, देखो यहाँ पे वेजेस नहीं आएगा। अगर वेजेस आता तो वो किस में जाता, हमारे ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता। फिर क्या है, हमारा रेंट आया, रेट्स आया, टैक्सेस आया, इंश्योरेंस प्रीमियम आया, एडवर्टीजिंग आया,
ठीक है। कमीशन पेड आया, कमीशन अलाउड होता तो वो कहाँ पे आता, कमीशन रिसीव्ड आता तो वो यहाँ पे आता, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड है तो यहाँ पे आया, डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो यहाँ पे आता। रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स आया, ठीक है। बैड डेट्स आया हमारे, स्टेब्लिशमेंट चार्जेस आया, ट्रेवल एक्सपेंसेस आया, बैंक चार्जेस आए, सेल्स टैक्स आया, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स आया, डेप्रिसिएशन आ गया, तो एमोटाइजेशन आ गया। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे आएंगे। कौन सारे, इनडायरेक्ट वाले, ठीक है। फिर हमको कहीं से भी अर्निंग होगी, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की थी, रेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अगर नेट लॉस आया तो इस साइड में आया, और अगर नेट प्रॉफिट आया तो इस साइड में आया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें कुछ अब मेरे को लगता नहीं कुछ हार्ड है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी आता है हमारा नया वाला। तो नए वाले में देखो इस तरीके से हमारा क्या था, यहाँ पे आता है हमारा पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स है, फिर हमारे यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे नोट भी आते हैं, यहाँ पे एक और लाइन होती है ऐसे करके, पूरा प्रॉपर अगर फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे नोट्स भी आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आता है हमारा किसका, करंट ईयर के, और यहाँ पे क्या आता है हमारा, प्रीवियस ईयर की फिगर्स आती है, ठीक है। दोनों को कंपेरेटिव इसको बोलते हैं हम लोग, इनकम स्टेटमेंट अपनी। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है सबसे पहले। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी कुछ हमारे ऑपरेशंस है, मतलब कि जिसमें भी हम लोग अपने डील्स करते हैं, ठीक है, जिसमें भी हम लोग अपने क्या करते हैं, डील कर रहे हैं, तो जब डील करेंगे भैया तो वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या था, हमारी कोई भी अदर इनकम होगी। अदर इनकम का मतलब कि कहीं से भी पैसा आया, ठीक है, ऐसा पैसा आया जो कि मतलब कि हमारे जनरल बिजनेस उससे कोर्स से नहीं है, बल्कि उससे कुछ हटके है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है टोटल इनकम। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम के बाद में हम लोग किस पे जाते हैं, अपने एक्सपेंसेस पे जाते हैं। अब एक्सपेंसेस में देखो यार, एक्सपेंसेस में आता है हमारा जो भी कुछ, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे किस में चले जाते हैं, एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हो गया। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, हमने क्या किया, अपने स्टॉक्स को परचेज किया। फिर हमारे क्या आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ठीक है, हमारे इन्वेंट्री में कितना चेंज हुआ, मतलब कि खरीद फरोख कितनी ज़्यादा हुई। फिर हमारे क्या आता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब कि आपको कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना था, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिर हमारा क्या आता है कि फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, कोई भी आपका ऐसा खर्चा, कॉस्ट आ गया ना, कॉस्ट मतलब खर्चा ही होता है जनरली, ठीक है। तो कोई हमारी ऐसी वाली कॉस्ट जो कि हमने की है अपने किसी फाइनेंस के लिए। फिर हमारा क्या आता है, डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते थे, तो हमारे यहाँ पे आ जाता है। फिर क्या आता है, हमारे अदर एक्सपेंसेस, कोई भी एक ऐसा एक्सपेंस जो क्या हो गया, नोट डाउन करने के लिए रह गया, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने टोटल एक्सपेंस को करते हैं, और फिर उसके अंदर हम लोग निकालते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और एंड टैक्स, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, फिर इसके अंदर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो जहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा बेटा, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने जितनी हमको ऊपर अपनी क्या हुई थी, इनकम हुई थी, हम लोग उसमें से अपने एक्सपेंसेस को या फिर जो भी कुछ हमारा लॉस आ रहे हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, और जिसकी वजह से हमारा क्या आएगा, उसके अंदर आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। तो हम लोग इसमें से अपने एक्सेप्शनल आइटम्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर वो हमारे फायदे हैं या फिर लॉस हैं, वो चीज़ उसमें डिफाइन होगी क्वेश्चन में आपके, ठीक है, कि हमको फायदा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा, फिर उसके बाद में आता है हमारा टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आया लॉस आया वो चीज़ अलग है। अगर हमारा आता है जैसा कि हम प्रॉफिट का केस लेके चलते हैं, तो अगर हमको आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद हम लोग अपना टैक्स लगाएंगे, करंट टैक्स लगाएंगे, फिर हमारा डेफर्ड टैक्स आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, हमारा प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें और भी चीज़ आती है, जैसे कि प्रॉफिट ऐड करेंगे, जैसे कि अगर हमारा कोई भी डिसकंटिन्यूइंग प्रॉफिट से, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, मतलब कि जो बिजनेस हमने अपने बंद कर दिया या फिर जो साल के आधा ही चला था, उससे अगर हमको कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अगर उससे कुछ भी लॉस हुआ है तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम लोग आगे आगे जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, लेकिन आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है, फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। आप देखो, अब इसमें एक चीज़ क्या आती है, अब इसमें एक चीज़ आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है,
फॉर सबमिटिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द रजिस्ट्रार अ कंपनी हैज टू फाइल अ ई फॉर्म ऑफ 23 ACA। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि जब भी किसी भी मतलब कंपनी को अपने रजिस्ट्रार से, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर है, वहाँ पे अगर उसको रजिस्ट्रार में अपनी P&L अकाउंट को क्या करना है, सबमिट करनी है, मतलब इसकी स्टेटमेंट को, तो उसको ई फॉर्म मतलब कि 23 ACA क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम लोग P&L अकाउंट भी अपना कहते हैं। अब क्या आता है, अब हमारा आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जनरली बोली जाए तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपके लिए नई वाली जो हमारे शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो आई है वाली डाली है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सारे के सारे इसी से आते हैं, क्योंकि अब चलती यही है, तो भैया क्वेश्चन इसी से आएंगे ना, प्रीवियस वाली से क्यों आएंगे, पुरानी वाली से। तो बैलेंस शीट हैज 2 साइड्स, सबको पता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। एक होता है हमारे एसेट्स, एक होता है हमारी लायबिलिटीज। तो एसेट्स हमारे वो होते हैं जो हमको फायदा देते हैं, और लायबिलिटीज हमारी देनदारियां होती हैं जिनको हमको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। ठीक है, दो चीज़ों में, दो पार्ट्स में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म, एक क्या होता है हमारा शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे वाले एसेट्स होते हैं जो कि फॉर द मोर ईयर, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा चलेंगे। और शॉर्ट टर्म एसेट्स हमारे वाले होते हैं जिनका 1 साल के अंदर ही अंदर मतलब काम हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम लाइबिलिटीज में भी वही आती है कि 1 साल के अंदर ही अंदर अगर हमें वापस करनी है तो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज रहेंगी, और 1 साल से ज़्यादा अगर हमको पेमेंट करनी है तो हमारी क्या रहेगी, लॉन्ग टर्म रहेगी। ठीक है, तो हमारी लॉन्ग टर्म में जाती है। अब तो जिनको करंट और नॉन करंट भी कहते हैं। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, एक पेज पे नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं इसको 3 पे डिवाइड किया। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, पर्टिकुलर्स आ जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा आता है क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आता है क्या है, देखो अच्छा किया कि मतलब अलग अलग कर दिया। इक्विटी का मतलब होता है जो हमारे ओनर्स का जो फंड होता है। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे ओनर्स ने जितना भी पैसा लगाया है वो चीज़। और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बाहर वालों का पैसा। ठीक है, जो भी कोई बाहर से दे रहा है। तो इक्विटी में आते हैं, जैसे हमारी ये वाली जो चीज़ें होती है ये सारी हमारी इक्विटी में आ जाती है, और नीचे वाली चीज़ हमारी किस में आ जाती है, लाइबिलिटीज में आ जाती है। सबसे पहले हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड को देखो, इसमें 3 चीजों में डिवाइड किया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड के सरप्लस, और एक आता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल। अगर हम बात करें खाली खाली शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में कितने इसमें आते हैं, हमारे अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक आता है क्या, हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर हम बोलें, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी कंपनी की क्या है, ऑथराइज कैपिटल है, मतलब कि इससे ज़्यादा कंपनी अपनी एमओए में डिफाइन कर रखा है कि इतनी इतनी हमारी कैपिटल रहेगी। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, आपको याद होगा, और एओए पढ़ते थे। ठीक है, तो एमओए में क्या होता है, हमारी कैपिटल जो होती है वो डिफाइन होती है। तो इसमें हमारी कही जाती है कि मतलब इतनी हमारी ऑथराइज कैपिटल रहेगी, और इससे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, इशू नहीं कर सकते। ठीक है, मानो कि अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो सबसे ज़्यादा जिसका प्राइस होगा तो वो हमेशा होगी ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो देखो ऑथराइज कैपिटल होगी आपकी 5 लाख रुपए। ठीक है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। ऑथराइज कैपिटल होगी आपकी 5 लाख। इसके अंडर में आता है क्या, हमारे इशूड, कि आपने कितनी इशू की है। ठीक है, मानो कि आपने इशू कर दी, अभी 2 लाख की आपको जरूरत थी तो आपने 2 लाख ही इशू कर दी। फिर हमारा क्या आता है कि सब्सक्राइब कैपिटल, कि मतलब आपने क्या किया, आपने इशू तो कर दी 2 लाख, पर मानो कि आपकी पूरी की पूरी इशू नहीं हुई। आपकी इशू कितने की हुई, आपकी इशू हुई 1.5 लाख की। ओ सॉरी, सब्सक्राइब जो हुई वो कितनी हुई आपकी, 1.5 लाख की हुई। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, उसके अंदर हमारा आता है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो सब्सक्राइब हुई तो मानो आपने कॉल्ड अप कितने की, तो आपने कॉल्ड अप की 1 लाख की। और फिर उसके अंदर आती है हमारी पेड अप। तो पेड अप में अगर हम बात करें तो पेड अप मानो कि पेड अप कितनी की, 90,000 ही की। तो आपके पास में कितनी कैपिटल बनी अभी, 90,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या अलग अलग इसका डिवीजन होता है। तो पेड अप देखो, अब तो ये सब चीज़ें नहीं होती खैर, कि मतलब इतनी सब्सक्राइब करी, इतनी कॉल्ड अप करी। अब तो जितनी इशू कर दी सारे की सारी ही सब्सक्राइब हो जाती हैं, और सारी की सारी उसी दिन कॉल्ड अप होके, मतलब उसी टाइम पे ही कॉल्ड अप होके उसी टाइम पे पेड अप हो जाती हैं। हाँ, हालांकि हमारी जो रहती है ऑथराइज कैपिटल, उसमें और इशूड कैपिटल में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, अब ये 4 फीचर का जो केसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। पहले होते थे जब मतलब अलग अलग लेटर्स जाया करते थे। अब तो सब कुछ ई होता है, भैया मेल आता है, ठीक है, आपके अकाउंट से इतनी इतनी कैपिटल काट ली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कहते हैं हमारे 4 पार्ट्स रहते हैं, किसमें, वो शेयर कैपिटल्स में आते हैं। जैसे कि हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल होगी,
ठीक है, इशूड कैपिटल हो गई, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल के अंदर ही डिवीजन होता है हमारा किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल का और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का। ठीक है, दोनों का अलग अलग डिवीजन किया जाता है। चले आगे। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर्स फंड होता है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये इंटरनल फंड से क्रिएट किया जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था जब कल उस दिन वाली अपना टेस्ट लिया था लाइव क्लास में। ठीक है, तब उस टाइम पे बच्चे कुछ बता रहे थे कि एक्सटर्नल फंड से। तो एक चीज याद रखना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा इंटरनल फंड से ही क्रिएट होगा, मतलब कि हमारे प्रॉफिट से ही क्रिएट होगा। ठीक है, कभी भी लॉस से या फिर लोन लेके आप कभी भी अपने रिजर्व्स को क्रिएट नहीं कर सकते। तो कैपिटल रिजर्व आया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स आया, सीआरआर आया मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स आए। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आए, मतलब कितने भी तरीके के रिजर्व्स हो सकते हैं। तो सारे के सारे हमारे इसके अंडर में आएंगे। फिर हमारा क्या आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, एक ऐसी मनी, हाँ, एक ऐसा पैसा जो आपको कैसे रिसीव हो गया, अगेंस्ट शेयर वारंट्स के, मतलब कि मानो कि आपके जैसे शेयर्स थे। एक मिनट रुको, कि जैसे आपके शेयर्स थे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मिल गया, तो वो आपकी लाइबिलिटी रहेगी, है ना। ठीक है, तो वो आपकी लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो क्या है, आपके शेयर वारंट के अगेंस्ट में पैसा मिला हुआ है, वो आपके क्या है, ओनर्स हैं। फिर हमारा क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारे शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर हमारी आती है सेकंड हैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी, तो इसमें क्या होता है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट शेयर इशूड बाय इट। मतलब कि ऐसी मनी जो कि आपको कैसे मिल गई है, ऐसे मिल गई है, मतलब कि आपने शेयर को अलॉट किया। ठीक है, आपने मतलब शेयर्स को इशू किया मान लो कि, और फिर उसके अलॉटमेंट से पहले आपको क्या किया, आपको पैसे मिल गए। हाँ, तो जब आपको पैसे मिल गए तो इस चीज़ को आपको एक अलग से लाइबिलिटी में लिखना होता है। इस चीज़ को आप मतलब अपने ही फंड में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अलग से लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर क्या आती है, अब आती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो कि करंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कंपनी एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है। बट अगर हम बोलें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज एक ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो मोर देन 1 ईयर चलती हैं। ठीक है, मोर देन 1 ईयर चलती हैं। तो जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज होगी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, ये सारे के सारे हमारे आते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर हम बोरिंग्स की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे कि डिवेंचर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए। ठीक है, हमारे कौन सा आ गए, टर्म लोन्स आ गए, और कोई भी हमारी डिपॉजिट्स आ गई लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिफाइन करेगा। ठीक है, वो चीज़ आ गई। फिर हमारी क्या आती है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो होती है, ये देखो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो ये चीज़ मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल जब लाइव क्लास लूंगा ना तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो उस टाइम पे आप लोग इसमें क्या ये चीज़ पूछ सक, मैं आपसे जैसे पूछूं कि आपको क्लियर हुआ, तो अगर आप बोलो कि नहीं हुआ तो मैं आपको और भी ज़्यादा समझा दूँ, और अगर आप बोलो कि हाँ हो गया तो मैं आपको फिर वो चीज़ नहीं समझाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर मैं आपको अभी समझा दूंगा तो आपको ऐसे समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो कल इसको लाइव क्लास में लेंगे, तो उस वाली क्लास में कनेक्ट हो जाना है इसके लिए। फिर हमारी क्या आती है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में देखो, अगर स्पेसिफाइड करता है तो कि आपका जो ट्रेड पेबल्स है, जनरली तो वो करंट लाइबिलिटीज में जाता है, बट अगर स्पेसिफाइड कर देता है कि वो आपका कितने 12 साल से 12 महीने से ऊपर के लिए है, तो वो आप लोग इसमें डाल दोगे। फिर हमारा क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। तो कोई भी ऐसे प्रोविजंस जो कैसे कि हमारे, जैसे कि हमारे मानो कि एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ठीक है, प्रोविजन फॉर वारंटीज हो गया, तो इस तरीके के जो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, तो हमारे इसमें जाते हैं। फिर क्या आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गई, जो कि मतलब 12 महीने से कम के लिए हैं। ठीक है, लेस देन 12 मंथ्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होगी, वही चीज होगी, ट्रेड पेबल्स हो गए। ठीक है, मैंने क्या चीज बोली, अगर ट्रेड पेबल्स को बोलता है कि आपके ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ठीक है, 12 महीने से ऊपर के लिए, तो हम लोग किस में डालेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में डालेंगे। नहीं तो फिर जनरली हम लोग किस में डालेंगे, अपने उसको नीचे करंट लाइबिलिटीज में ही डालेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज आता है। फिर हमारा क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमारे क्या आते हैं, तो अगर हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करें तो जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए आ गए, या फिर उसको बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके डिफाइन कर देगा कि भैया ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, फिर हमारे क्या आते हैं, ट्रेड पेबल्स वगैरह, वो तो आपको पता ही है। अदर करंट लाइबिलिटीज में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। ठीक है, और अभी तक हमने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। हाँ, और फिर हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इनकम रिसीव्ड होगी, कोई भी एडवांस में आ गई, अनपेड डिविडेंड्स हो गए। हाँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट हो गया, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हो गए।
हाँ, इस तरीके की जितनी भी हमारी चीज़ें आती हैं किस में आती है, हमारी सारी की सारी आती है हमारी किस में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, फिर जब हम इन तीनों मतलब जो हमने चार ऊपर से हेडिंग्स देखी थी अपनी, कैसे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, जब हम इन सब का ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है हमारी, टोटल किसका बनता है, ये हमारा टोटल बनता है लाइबिलिटीज का। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। फिर हमारा क्या आता है नॉन कर, अब बात करते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स इजी होते हैं, एसिड्स में दो ही आते हैं, एक आता है हमारे नॉन करंट एसिड्स और एक क्या आता है हमारे करंट एसिड। तो जब सबसे पहले हम लोग बात करें अपने किसकी, नॉन करंट एसिड्स की, तो नॉन करंट एसिड्स में आता है क्या हमारे फिक्स्ड एसिड्स। ठीक है, फिक्स्ड एसिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है क्या हमारा टेंजिबल और एक क्या था हमारा इनटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल देखो यार सिंपल सी बात है, टेंजिबल एसिड्स हमारे वॉलेट एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू होती है क्या, जैसे लैंड, कैपिटल नहीं सॉरी, लैंड, बिल्डिंग, हाँ, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, ये सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे आते हैं क्या इंटेंजिबल एसिड्स, जैसे कि हमारे गुडविल्स हो गए, हाँ, कॉपीराइट, कोई आपको माइनिंग राइट्स मिल गया, कोई अपने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खरीदा बहुत महंगा, हाँ, हमारे ट्रेडमार्क्स हो गए। ठीक है, आपने क्या किया, पब्लिशिंग कोई भी टाइटल्स खरीद लिया, ठीक है, आपने कॉपीराइट्स ले लिए। फिर क्या हो गया, आपने कोई भी फार्मूला खरीद लिया है, लाइसेंस लिया है, फ्रेंचाइजी ली है, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, हमारे इंटेंजिबल एसेट में जाएंगे। ठीक है, तो ये एसेट्स हैं, तो ये हमारे टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। फिर क्या आता है हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे वाले होते हैं कि जैसे कि हमारी कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, जैसे कि कंपनी ने अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, अपने नाम से कोई भी प्रीफरेंस शेयर्स खरीद लिए, कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, कंपनी ने अपने डिबेंचर्स खरीदे, कंपनी ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली हैं, कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सब किस में जाएगा, हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे क्या है, करंट नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। फिर हमारा क्या आता है कि अदर टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ठीक है, जो कि क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि जैसे कैपिटल एडवांसेस हो गए जिनकी एक साल से ज्यादा वैल्यू चलने वाली, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, ये सब कुछ। फिर क्या आता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट्स। तो अदर्स में हमारे क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। ठीक है, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है तो, ठीक है, याद रखना ट्रेड पेबल्स की तरह। फिर हमारा क्या आता है, करंट एसेट्स आते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गए। ठीक है, मतलब कि एक साल से छोटे के लिए आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दी। इन्वेंट्रीज आ गई, आप देखो इन्वेंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्वेंट्रीज में आता है हमारा रॉ मटेरियल्स, नोट डाउन कर लेना इसको। स्टॉक इन ट्रेड हो गया, फिनिश्ड गुड्स आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा गुड जो आपने बना दिया बट अभी तक बिका नहीं। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया हमारा, मतलब कि अभी वो चल रहा है। ठीक है, लूज टूल्स हो गए, लूज टूल्स जो होते हैं वो हमारे इन्वेंट्रीज में आते हैं। ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गए, ये चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में आपको। और फिर कोई भी चीज़ अगर आपका लिख देता है तो वो चीज़ तो आएगी आएगी। फिर हमारे क्या आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे हमारे बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो चीज़ आएंगी। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो जैसे क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिख लो, इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लिखते हैं। लूज टूल्स का याद रखना, लूज टूल्स किसी भी अदर एसेट्स में नहीं जाएंगे, वो चीज़ हमारी किस में आएगी, इसमें ही आएगी। और क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा, बैलेंस विद कैश, मतलब बैंक बैलेंस आ गया। ठीक है, कैश इन हैंड आ गया। फिर हमारे क्या थे, चेक्स आ गए। ठीक है, ड्राफ्ट्स आ गए, जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में क्या करते हैं, कैश में अपने डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि डिफाइन किया गया अलग से। फिर हमारे क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे फॉर द, मतलब कि एक साल से कम के लिए। और अदर करंट एसेट्स अगर हमारे आते हैं तो वो किस में आएंगे, हमारे कोई भी ऐसा एसेट जो इन सब चीज़ों से छूट जाता है उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, अदर में डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, तो जब हम इन सब का टोटल अपना कर देते हैं तो वो क्या आ जाते हैं, हमारे एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, एसेट्स आते हैं ये चीज। और देखो एसेट्स हमेशा इक्वल्स टू किसके होते हैं, लाइबिलिटीज के, इक्विटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और जब ये दोनों फिगर मैच होंगी तो उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओह,
हाँ, बहुत मतलब खतरनाक सा टॉपिक है ना ये वाली जो हमारी है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना सा है ना, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ क्या है। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार पूछ लेना कि इनकम स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आई नई वाली, ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा ये चीज़। बाकी बैलेंस शीट तो आई थिंक आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ आपको इसमें समझा दी। तो इसमें अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अदर इनकम क्या होती है, इनकम फ्रॉम रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस में क्या क्या डालेंगे, ठीक है, तो कल जब हम लोग लाइव अपनी क्लास लेंगे तो उसमें मुझे एक बार बता देना, तो मैं उसमें आपको डिफाइन कर दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो चलो आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चंस होमवर्क जरूर करना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आईटीआर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज सहज, ठीक है, सहज हम इनमें से किसको कहते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 या फिर ITR 4, ठीक है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। फिर हमारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट यूज द सहज फॉर्म, ठीक है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आज मैंने इनकम टैक्स के ही डाले। तो इनमें से कौन से लिए हमारी जो क्लास है वो सहज फॉर्म का यूज नहीं कर सकती, किसके लिए, ITR फिल करने के लिए, ठीक है, टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹50 लाख, इफ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इफ यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, और या फिर ऑल ऑफ द, मतलब कि उपयोग सभी, ठीक है। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चे, अच्छा अच्छा सा सही वाला आंसर बताएंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। फिर हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ITR, ठीक है, इसको ITR करना था, ITS हो गया गलती से। ITR इज ऑल्सो नोन एज सुगम, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा था, ध्यान रखो, सहज था, ठीक है, ये वाला सहज है, और ये वाला कौन सा हमारा सुगम है, ठीक है। क्या वो ITR 1 है, ITR 2 है, ITR 3 है या फिर ITR 4 है, ठीक है, दोनों के दोनों याद रखोगे और नीचे कमेंट करके बताओ। अब हमारा क्या हुआ देखो, अब हमारा अकाउंटेंसी खत्म हो गया, ठीक है, अकाउंटिंग वाला जो सेशन खत्म था। अब बच्चे मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दें कि जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगी, मतलब कि IT इनकम टैक्स स्टार्ट करना है या फिर ऑडिट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो जो जिस बच्चों के कमेंट ज़्यादा करेंगे वो वाला टॉपिक में स्टार्ट करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो इनकम टैक्स भी उतना ही अच्छा लगता है जितना ऑडिट लगता है, ठीक है। चलो तो अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर करें। बताएं, कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है, किसका, UPPCL का, मतलब कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। हम आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं एंड इंग्लिश पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ में जुड़ जाना है और वीडियोस को धड़ाधड़ देखना है और सिलेक्शन पाना है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की शाम की 7 बजे को लाइव क्लास टेस्ट होगा, ठीक है, उसको जरूर जोड़ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें होंगे। बाकी थैंक यू सो मच।